तो बेसिकली जो आपने पिछली वीडियोस में जो हमने कवर किया तो वो था सारी की सारी थ्योरी, जो कि नोट्स कुछ मैंने आप लोग को रीड करवाए। अब हम एसएससीए का जो ऑफिशियल स्टडी हब है, स्टडी हब के जो भी सवाल हैं उसको हम पढ़ेंगे। सही है, एसएससीए एक अपना स्टडी हब देता है ऑफिशियल, उसमें से जो भी रीडिंग करनी होती है वो हम करेंगे। सही है, ये जो आपका कोडिंग का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 8 है। MA1 के पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका कोडिंग का है। अब देखो, कोड्स और सिस्टम, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और टाइप्स मैंने आप लोग को कवर करवा दिए थे, एडवांटेजेस भी कवर करवा दिए थे, यूजेस भी कवर करवा दिए थे। रह गए थे हमारे पास एरर्स, जो हम देखेंगे कि एरर्स कैसे होते हैं हमारे पास इसके अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कोड। देखो, सबसे पहले कोड्स एंड कोडिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास कोड क्या होता है। कोड एक ऐसा यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू आइडेंटिफाई एन आइटम, मतलब किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई हम करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं, हम कोड की मदद से करते हैं। इसको आप कोड बोलते हो। कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, वो उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स जैसे ABC भी हो सकता है, या कुछ सिंबल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि 2 लाइंस दे दो, ये आपके पास कुछ सिंबल्स हो गई। तो आप जो है नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है कुछ सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हो जब आप किसी भी कोड को रखते हो। तो कोड हमारे पास यूनिक सेट होता है। कोडिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम कोड का यूज़ करें। पहले यूज़ करने से पहले आप क्या करोगे, कोडिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोड को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, फिर उसको मैनेज किया जाए, अच्छी तरह से अरेंज किया जाए, फिर उसके बाद उसको यूज़ भी किया जाए। तो कोडिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोड को पहले क्रिएट किया जाए, मैनेज किया जाए और यूज़ किया जाए, इसको आप बोलते हो कोड बोलते हो। अब देखो कोड क्या होता है। कोड क्या होता है। अ कोड इज़ अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, या तो नंबर हो गए, या तो लेटर्स हो गए, या तो सिंबल्स हो गई, उसको आप बोलते हो। यूज टू आइडेंटिफाई एन आइटम सच एज कस्टमर और अ टाइप ऑफ मटेरियल। बार कोड्स एंड QR कोड्स, जैसे कि बार कोड्स होते हैं और QR कोड्स होते हैं। बार कोड्स और QR कोड्स क्या होते हैं, इनके अंदर होती तो कोडिंग ही है, लेकिन यूज़ वो किसका करते हैं आपके पास, वो यूज़ करते हैं ग्राफिक्स का, मतलब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे बार कोड होता है ना, उसके अंदर वो पिक्चर कुछ इस तरह देता है। QR कोड होता है ना, तो वो ऐसे कुछ पिक्चर दे देता है आपको, ऐसे कुछ इस तरह से। तो मतलब QR कोड के अंदर यूज़ किसका होता है, ग्राफिक्स का, लेकिन होते वो कोड्स ही हैं। आर टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि QR और बारकोड कोडिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है या नहीं, तो बिल्कुल ये जो है वो आपके पास कोडिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ही आप कोड लगाते हो, ये हमने पीछे डिस्कस कर दिया था। These combine code with a graphic pattern that a machine can read to provide convenient data entry. सही है। अब देखो, ये जो कोड्स होते हैं, these combine code, ये जो कोड जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट से कंबाइन होकर बने हैं, ये कोड कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, ग्राफिक पैटर्न के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ ग्राफिक्स होते हैं, मतलब कुछ विजुअल व्यू देते हैं आपको, ग्राफिक्स पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। डेटा मशीन कैन रीड, जो सिर्फ और सिर्फ मशीन रीड कर सकती है। QR कोड कभी भी नॉर्मल पर्सन नहीं रीड कर सकता। क्या आप QR कोड को रीड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे पीछे हमने पढ़े कोड्स जो आप रीड कर रहे थे, फेसिटेड कोड्स के अंदर आप कोडिंग की वजह से प्रोडक्ट का नाम बता रहे थे, वैसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि QR कोड्स और बार कोड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मशीन ही पढ़ सकती है। कन्वीनियंट डेटा एंट्री, सही है। डेटा एंट्री एक कन्वीनियंट मतलब इजी डेटा एंट्री बना देती है, और ये यूज़ कौन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी यूज़ कर सकती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है, जैसे कि बारकोड जो है स्कैन किया जाता है बारकोड रीडर से। बारकोड रीडर जो आपने मोस्टली देखा होगा सुपर मार्केट्स में, जो बारकोड रीडर है जो बिल्कुल रेस के ज़रिए आपके इस बारकोड को रीड कर लेता है। नॉर्मल पीपल जो है इस बारकोड को रीड नहीं कर सकता,
तो बारकोड एक मशीन है जो यूज़ होती है बारकोड को रीड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूजिंग कोड्स इन अकाउंटिंग इज़ टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स। अब इस बात को समझो कि ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे, देखो सेल्स के लिए सेल्स आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, परचेज़ आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सेल्स परचेज़ ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं मेजर इन एन अकाउंटिंग सिस्टम एंड डायरेक्ट देम टू द करेक्ट प्लेस इन द अकाउंट। सही है। देखो सेल्स को भी आप कोड दे सकते हो, जैसे अगर 100 है तो 100 का मतलब है कि सेल्स हुई है, 200 है तो उसका मतलब है परचेज़ है। सही है। तो ऐसे ही आप कहते हो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आप डायरेक्ट करेक्ट प्लेस पे अकाउंट को कैसे रखो। सही है। तो वो उसके लिए भी आप कोड्स देते हो, किसको, ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग सिस्टम में डायरेक्टली करेक्ट प्लेस पर रखने के लिए आप क्या देते हो, कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हो। देखो आपको मैंने पहले ही यूजेस के अंदर समझाया था कि आप किसी भी प्रोडक्ट की नैरेटिव सेंटेंस या नैरेटिव स्टेटमेंट दोगे तो बहुत टाइम लगेगा। किसी भी प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन बताओगे तो इवन इन मैनुअल सिस्टम है अगर आपके पास तो भी इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ये इतना पाया नहीं जाता, ये चीज़ इतनी पाई नहीं जाती कि आप किसी भी प्रोडक्ट का फुल नेम दो, जैसे वुड चेयर्स पिंक कलर की, तो ये मैनुअल नहीं है चीज़। सही है। वैसे ही अफेक्टिव कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। इससे मदद क्या होगी कि वो बिल्कुल फास्टली आपके प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर लेगा और एक्यूरेट प्रोसेसिंग होगी, बिल्कुल ही एक्यूरेट, कोड से बिल्कुल ही एक्यूरेट प्रोसेसिंग होगी। सही है। एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी। देखो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इससे कैसे बढ़ेगी उसको समझो। जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना स्लो होगा उतना वो इनएफिशिएंट होगा, जितना वो फास्ट होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है कोड्स जो है। अब करेक्टर्स हमने पढ़े थे कि एक कोड के अंदर मेजरली कौन से करेक्टर्स होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था। कोड जो है वो आपका लॉजिकल होना चाहिए, कोड जो है वो कंसाइज होना चाहिए, कोड जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोड यूनिक होना चाहिए, कोड जो है एक्सपेंडेबल होना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो आपको पहले जो है डिस्कस करके सारी क्लियर की गई थी। फिर भी एक बार आप देखो ब्रीफ व्यू के लिए। लॉजिकल का मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। कंसाइज हो मतलब इतनी एग्जैक्ट हो, इतनी प्रिसाइज हो कि आपके पास प्रोडक्ट की इनफ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर जाए, इनफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर दीजिए। फिर कंसिस्टेंट हो, मतलब हर एक क्लास के पास, जैसे अगर आपने एम्प्लॉय को ई से शो किया है तो हर एम्प्लॉय के पास ई वाला आईडी कार्ड या कोड होना चाहिए, ना कि एस वाला हो, मतलब कंसिस्टेंट हो। मतलब अगर आप अपना अकाउंटेंट चेंज करते हो तो कोड आपका कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए कि ई से आप एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करो, एस से आप स्टूडेंट को करो, ऐसे नहीं फिर कभी आप ई से स्टूडेंट को कर रहे हो, एस से आप इस एम्प्लॉय को कर रहे हो, तो कंसिस्टेंट होना लाजमी है। फिर आपके पास होता है कि वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक हमने कहा था कि एक प्रोडक्ट के पास एक ही कोड होना चाहिए, ऐसे नहीं है आपकी कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं और उनके पास सेम कोड है, ये भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सपेंडेबल का मतलब है कि इतना आपके पास कोड एक्सपेंडेबल हो कि आपके पास जो है इतना एक्सपेंडेबल आप कोड रख सको कि आपके पास अगर कुछ क्लासेस ऐड भी करनी पड़े तो एक्सपेंड तो वो हो सके। तो ये भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया गया है, वही चीज़ें, वही पैराग्राफ आपको दिया गया है यहाँ पर। सही है। फिर आपके पास आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है जब आप कोड को अरेंज करते हो ना तो आप किसी तो लिस्ट में लिखोगे ना कि स्टील को आपने जो है कोड दिया है 001 और आपने सिल्वर को ऐसे ही 2 दिया है, तो इसको आप बोलते हो, ऐसा एक आप चार्ट बनाओगे, एक लिस्ट बनाओगे, उस चार्ट को आप बोलते हो चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अ डॉक्यूमेंट, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है।
डेट कंटेन्स कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स ऑन द क्लासेस ऑफ कोड्स, मतलब कोड की पूरी उसके पास क्लासेस लिखी होती हैं। एंड द अकाउंट्स एंड आइटम्स दे आइडेंटिफाई, मतलब हर आइटम के पास जो कोड दिया होता है वो एक डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लिखते हैं कि ये इसका जो है कोड है। अब देखो, द कोडिंग सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास कोडिंग सिस्टम यूज़ कर रही है, सही है। अब वो कोडिंग सिस्टम कहाँ से आता है? वो कोडिंग सिस्टम या तो कंप्यूटर डिसाइड करता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो डिसाइड करता है, या तो वो रेडीमेड चार्ट आते हैं अकाउंटेंट्स के, उन्होंने सजेस्ट किए होंगे कोड्स, सही है। तो मतलब दो सोर्सेज हो सकते हैं, या तो वो पहला सोर्स के वो कंप्यूटराइज हैं, दूसरा सोर्स वो आपके पास क्या है, सजेस्टेड कोड्स हैं। वी विल लुक एट 5 डिफरेंट कोडिंग सिस्टम, हम कोडिंग के 5 डिफरेंट सिस्टम्स को देखेंगे। सीक्वेंशियल कोड जो मैंने डिस्कस कर दिया, ब्लॉक कोड ये भी आपको क्लियर था, फेसिटेड और हेरारिकल और निम्योनिक, सही है। अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। सीक्वेंशियल कोड्स को आप प्रोग्रेसिव कोड्स भी बोलते हो। ऐसा कोड एलोकेटेड एट अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिक कोड होता है। न्यूमेरिक कोड का मतलब है कंटिन्यू होता है, 1 के बाद 2 फिर 3 ऐसे करके सो ऑन, सही है। इज आइटम टू अ सीक्वेंस एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी गई है। 001 पे आपने ब्रेड रोल रखा स्मॉल और वाइट, 2 पे आपने ब्रेड रोल रखा स्मॉल भी था और होल ग्रेन, फिर 3 पे आपने ब्रेड रोल रखा लार्ज वाइट, क्लास ए की। अब देखो इसका एक डिसएडवांटेज है, सीक्वेंशियल कोडिंग का आपके पास एक डिसएडवांटेज दिया गया है। कौन सा डिसएडवांटेज है? A disadvantage is that there might be no apparent connection between an item and its code. देखो, अगर मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बोल दूँ एक प्रोडक्ट है 001, अब तुम मुझे ये बताओ इसके अंदर ये जो 001 है फिर 002 है, मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट किस कलर का है, किस चीज़ का है, तो मुझे ये बताओ, पूरी इन्फॉर्मेशन दो। तो ये तुम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सीरीज़ के अंदर बात की गई है। मैं सिर्फ रोल नंबर देती हूँ क्लास के बच्चे को और मैं तुमसे पूछूं कि क्लास के बच्चे का ग्रेड बताओ कि वो ए ग्रेड लेता है, बी ग्रेड लेता है या फिर सी ग्रेड लेता है। इसको आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? ए लेता है, बी, ये तो आप नहीं कर सकते। तो मतलब सीक्वेंशियल कोडिंग में कोड का जो है, सीक्वेंशियल कोडिंग में कोड का कोई भी रिलेशन नहीं होता किसके साथ? आइटम के साथ। आप आइटम की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कोड की मदद से। दिस कोड स्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट 990। देखो, अगर आपने किसी कंपनी में 0 से लेकर 999 तक सीक्वेंस रखी है तो इसके अंदर तो आप सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट डाल सकते हो, मतलब 1 से लेकर 999 तक, सही है। एंड ईच आइटम एडेड टू द प्रोडक्ट रेंज विल एलोकेटेड द फॉलोइंग अवेलेबल कोड। फॉलोइंग अवेलेबल का कोड मतलब है कि आपके पास पहला प्रोडक्ट आया तो आपने उसको नाम दे दिया 1, तो अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा आपको उसको नाम 2 देना पड़ेगा, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 3 देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे फॉलोइंग, मतलब आगे जो भी नंबर होगा आप वही नाम दोगे। मतलब अगर डायरेक्टली आपने किसी को 6 नेम दे दिया है, डायरेक्टली 6 नाम दे दिया है, तो अगले प्रोडक्ट को आप 7 दोगे, सही है। सीक्वेंशियल कोड है तो आप डायरेक्टली 6 दे नहीं सकते, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस ही 6 से शुरू की है तो अगले को आप 7 नाम दोगे। ऐसे नहीं कि आपने सीक्वेंस 6 से शुरू कर दी और अगले को आप नाम 2 दे रहे हो, तो ये गलत है। तो सीक्वेंशियल कोडिंग का ये डिसएडवांटेज है कि उसका प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर है ब्लॉक। ब्लॉक को आप ग्रुप क्लासिफिकेशन भी बोलते हो, ये इसका दूसरा नाम है, सही है। सिमिलर आइटम्स को एक ब्लॉक में रखा जाता है। दिस सिस्टम इज़ ऑफन अप्लाइड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए चार्ट बनता है अकाउंट्स का, सही है। जैसे कि आप देखो 1000 है आपके पास, इसके अंदर आपके नॉन करंट एसेट है। 2000 है, मतलब आपके पास 1000 से लेकर जो है 1000
299 तक जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट की होंगी। फिर आपके पास 2000 से लेकर 299 तक जो भी एंट्रीज होंगी वो आपकी करंट एसेट की होंगी। तो देखो 3000, 4000, 5000 ये सारी हमने ब्लॉक बना दिए इन एंट्रीज के इन डिस्क्रिप्शंस के लिए। से दिस कोड स्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट 999, जैसे मैंने आपको बताया 999 आइटम्स आ सकते हैं इसके अंदर विद इन ईच कैटेगरी। फॉर एग्जांपल द अकाउंट कोड फॉर बेकरी ओवन, देखो बेकरी का ओवन आपके पास क्या है, ओवन आपके पास एक नॉन करंट एसेट है। द अकाउंट कोड फॉर अ बेकरी ओवन माइट बी 10 और कंप्यूटर के लिए क्या हो सकती है 102 हो सकती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट कोड फॉर बेकरी ओवन, आपने बेकरी का ओवन लिया है जो कि आपके पास एक नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट की ब्लॉक क्या है 1000 वाला ब्लॉक है। तो ओवन नॉन करंट एसेट है आपका, तो आपने उसके लिए कोड कौन सा दे दिया 101। फिर आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, ये भी नॉन करंट एसेट है, उसको कोड दे दिया 1002। तो इस तरह से आपका होता है। अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज इज डेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ब्लॉक इज़ लिमिटेड। इसका जो डिसएडवांटेज है वो लिमिटेड, मतलब वो ये है कि लिमिटेड आइटम्स आप एलोकेट कर सकते हो। जैसे 2000 की कैटेगरी हो या 4000 की कैटेगरी हो, आइटम्स तो आप सिर्फ 999 ही डाल सकते हो। इससे ऊपर के आइटम के लिए आपको अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है फैक्ट्री का है। अब आप इनमें से प्रोडक्ट को फाइंड करो। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास ये एक करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी है। सेल्स है, सेल्स आपके पास किस में आएंगी, वेजेस किस में आएंगी, रेसिबल्स किस में आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी किस में, इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस वाला बॉक्स जो था वो 7000 वाला था। तो 7000 से 799 तक जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। सही है। आप वो सारी एंट्रीज इनके बीच में आएंगी। फेसिटेड का मतलब हमने फेसिटेड पहले ही पढ़ ली थी। आप ब्रोकन डाउन इनटू फैसेट्स, जिसको फैसेट्स में तोड़ा जाए, पार्ट्स में तोड़ा जाए। ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हर फैसेट मतलब उसका हर पार्ट प्रोडक्ट का अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर रीडिंग के लिए इतना कुछ खास है नहीं, इसने एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि आपके पास 007 लेदर का जैकेट है, उसको आपने नाम दिया। हायरार्किकल को समझो, जो भी आपको अभी अभी समझाई गई है रिसेंटली। अ हायरार्किकल कोडिंग सिस्टम इज़ लाइक अ फेसिटेड सिस्टम। देखो हायरार्किकल एक सिस्टम किस सिस्टम का पार्ट है, फेसिटेड सिस्टम का पार्ट है। ये भी आपको मैंने वीडियो में समझाया था। बिकॉज ईच कोड, उसका हर कोड, जैसे 2 3 सही है, फिर आता है 2 3 1, उसका हर कोड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। 2 3 मतलब वुड, सही है। 2 3 1 मतलब कौन सा, सॉफ्ट वुड। तो उसका भी हर एक कोड एग्जाम्पल क्या दे रहा है आपको, फीचर बता रहा है प्रोडक्ट की। तो उसको आपने बोल दिया कि फेसिटेड कोड है। डिफरेंस इज डेट ईच फेसिट इज सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी होती हैं। डेट रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी, मतलब हर कैटेगरी उसके अंदर शामिल होगी। जैसे ये जो 23 है ये इसके अंदर आएगा। द कोड ग्रोज इन लेंथ एज मोर डिटेल इज़ प्रोवाइडेड। कोड जो है वैसे लेंथ में बढ़ता जाएगा जितनी आप डिटेल दोगे। जैसे मैं बोलती हूँ 2 3 1 4, मतलब सॉफ्ट वुड है लेकिन कलर क्या है, डार्क ब्राउन है। 4 का मैंने कह दिया कि कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन है। तो इसको आप क्या बोलते हो, जितना आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया उतना कोड आपका बड़ा होता गया। सही है। फिर आपके पास कहता है द फॉलोइंग चार्ट ऑफ अकाउंट शोज अ 4 डिजिट कोड। जैसे कि ये देखो हायरार्की है 3xx, मतलब 3 जो शो करेगा ब्रेड रोल को करेगा। 1 आ गया तो इसका मतलब है स्मॉल ब्रेड रोल।
फिर 11 आ गया तो मतलब 3 1 ब्रेड रोल तो होगा, स्मॉल भी होगा। इस 1 का मतलब क्या होगा, मतलब कि होल ग्रेन ब्रेड रोल। फिर 3 1 2 आ गया, मतलब 3 1 तो होगा, मतलब ब्रेड रोल तो होगा, लेकिन कौन सा, वाइट। फिर आ गया 3 2। अब 3 2 क्या है, 3 मतलब ब्रेड तो होगा, लेकिन कैसा ब्रेड होगा, लार्ज ब्रेड रोल होगा। वो स्मॉल ब्रेड रोल था, उसके अंदर उसकी सब टाइप्स थी 2। फिर 3 1 के हमने देखे। अब 3 2 मतलब लार्ज होगा, सही है। 4 का मतलब है ब्रेड लोफ होगा, मतलब रोटी होगी। फिर आपके पास टाइप आता है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक मतलब आप कुछ न्यूमोनिक्स देते हो, न्यूमोनिक एब्रीवेशंस दे देते हो किसी चीज़ को, छोटे एब्रीवेशंस दे देते हो ताकि आप अपनी मेमोरी को ट्रिगर कर सको, टू हेल्प आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ कोड। एन एग्जाम्पल इज 3 लेटर सिस्टम यूज टू आइडेंटिफाई एयरपोर्ट्स इन द ट्रेवल इंडस्ट्री। देखो, एयरपोर्ट के नाम जो हैं वो कोड से आते हैं। 3 लेटर सिस्टम एयरपोर्ट के नाम, जैसे हमारे पास ब्रिस्बेनी का जो एयरपोर्ट है वो BNE यूज़ करता है, लाहौर का एयरपोर्ट LHE यूज़ करता है, वैसे ही सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो SIN यूज़ करता है, लंदन का जो हार्थ्रो है वो LHR यूज़ करता है, लंदन हार्थ्रो, सही है। लैक्स मतलब लॉस एंगल्स, लॉस एंगलेस, सही है। तो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं वो 3 डिजिट का जो है न्यूमोनिक यूज़ करते हैं, न्यूमोनिक यूज़ करते हैं यूज़ करने के लिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं आइटम्स यूजिंग कोड्स। कोड्स के यूजेस बताए गए हैं। अकाउंटिंग सिस्टम कैप्चर ट्रांजेक्शन्स, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रांजेक्शन को कैप्चर करता है। ट्रांजेक्शन्स जैसे कि आपके पास होती हैं सेल्स, परचेज, इन सब को वो कैप्चर करता है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस देम अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड रूल्स, और दूसरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है। जैसे सेल्स को वो रिकॉर्ड करता है, परचेज को रिकॉर्ड करता है, और उनको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड रूल्स, और कुछ रूल्स के ज़रिए उनको क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। और फिर प्रोड्यूस आउटपुट्स सच एज, फिर उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स बनाता है, जैसे आपके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गई, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वो कुछ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके आखिर में आउटपुट देकर आपको कुछ स्टेटमेंट बनाकर देता है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है ना, ये इसके अंदर कोड्स का बड़ा रोल होता है। दिस प्रोसेस रिलाइज ऑन ट्रांजेक्शन्स बीइंग क्लासिफाइड करेक्टली एंड डायरेक्टेड टू द करेक्ट लोकेशन, सही है। सेल्स को करेक्ट लोकेशन में डालना है तो 001 वाला बॉक्स यूज़ करोगे। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप 001 में सेल्स को जो है वो रिकॉर्ड करोगे। तो इसके अंदर कोडिंग का बड़ा ही जो है हाथ होता है, हेल्प्स टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस कोडिंग की मदद से होता है। जैसे आपके पास कस्टमर है, कस्टमर को आप किस अकाउंट में दोगे, सेल्स के अकाउंट में। अकाउंट कोड्स रिप्रेजेंट कस्टमर इन सेल्स, क्योंकि कस्टमर को आप क्या करते हो, सेल करते हो। और अगर उसने क्रेडिट पे आपसे चीज़ ली है तो आप उसको रेसिबल लेजर में लिखोगे, मतलब वो आपका डेटर है, आप उसको डेटर के लेजर में लिखोगे। अगर उसने कैश पे की है तो सेल्स में लिखो, रेसिबल है तो रेसिबल में लिखो। अगर आपका सप्लायर है, सप्लायर से आप क्या करते हो, परचेज़ करते हो, तो परचेज़ आपका क्या है, बेसिकली आप उसको परचेजिंग में लिखोगे, सही है। अकाउंट को आप, सप्लायर को आप परचेजिंग डिपार्टमेंट में डालोगे। और पर अगर आपने उससे क्रेडिट पे चीज़ ली है तो आप उसके पेबल हुए तो पेबल में लिखो, या फिर, सही है। फिर है जनरल लेजर अकाउंट। जनरल लेजर अकाउंट मतलब अगर आपने परचेज़ के और सेल्स के ऐसे अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। जैसे ही आप 001 टाइप करोगे आपके सामने सेल्स का अकाउंट खुल जाएगा, 002 टाइप करोगे आपके पास परचेज़ का अकाउंट खुल जाएगा। तो द चार्ट ऑफ अकाउंट यूजेस कोड्स, अकाउंट का जो चार्ट होता है वो कोड यूज़ करता है डिफरेंट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरल लेजर के अंदर। The account code allocated to each entry directs the entry to the correct double entry account, मतलब जैसे ही आप कोड को एंटर करोगे वो आपको करेक्ट डबल एंट्री की तरफ लेकर जाएगी। फिर आपके पास है प्रोडक्ट्स को भी आप ऐसे ही नाम देते हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर कोड लगाए जाते हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग एंड कॉस्टिंग। प्रोडक्ट के ऊपर या तो आप इनवॉइस लगाते हो या तो कॉस्टिंग। तो
तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हर एम्प्लॉय के पास भी पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर भी आप कोड्स का यूज़ करते हो, जॉब्स के अंदर भी और मटेरियल्स के अंदर भी। एडवांटेजेस हमने इसके कवर कर लिए थे कि डेटा एंट्री बहुत ही इफ़िशिएंट होती है, नैरेटिव टेक्स्ट से ज़्यादा जल्दी होता है और ट्रांजैक्शन जो है सिस्टम में जब डाली जाती हैं तो एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे बिल्कुल इजीली आप उसको एनालाइज कर सकते हो। स्टाफ जो है जल्दी फेमिलियर हो जाता है जब वो एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा कोड्स को। ये भी आपको पीछे डिस्कस किया गया था, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको एडवांटेजेस की पीछे मैंने पढ़ा दी थी। कोडिंग के अंदर एरर्स, देखो इन एनी सिस्टम एरर्स में अकर, कोई भी अच्छे से अच्छा सिस्टम हो आपका, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप कोई ना कोई एरर कर देते हो, सही है। दिस कैन हैपन बिफोर इनपुट और ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। देखो ये एरर कब होता है, जब आप अपने लैपटॉप के अंदर एंट्रीज़ को फीड कर रहे हो तब भी हो सकता है, या फिर जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी हो सकता है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर बिफोर एंटरिंग डेटा इनटू अ सीक्वेंशियल कोडिंग सिस्टम एज देयर इज़ नो अपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन कोड्स एंड कोडेड आइटम्स। इस लाइन को समझो। देखो ये कहता है कि आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आप कोड को आइडेंटिफाई करो, उस एरर को आइडेंटिफाई करो जो आपने डेटा एंटर करने से पहले किया है, डेटा एंटर करने के वक्त किया है या फिर पहले किया है। देखो बिफोर एंटरिंग डेटा, जब आप डेटा को एंटर कर रहे थे तो आपने एक एरर किया है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि 001 00, अब ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, क्योंकि ये तो कोई आपके पास कोड तो है नहीं, क्योंकि सीक्वेंशियल कोड तो हमने देखा वो आइटम के बारे में तो नहीं बताता, वो जस्ट सीक्वेंस के बारे में बता रहा है। देयरफॉर ओनली ऑब्वियस एरर्स आर लाइकली डिटेक्टेड सच एज 3 डिजिट्स एंटर्ड फॉर 4 डिजिट कोड। सही है। देखो आपने कंपनी का रूल है कि आप हमेशा 4 डिजिट का जो है रखते हो सीक्वेंशियल कोड, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, सीक्वेंशियल कोड रख दिया 3 डिजिट का, किसी अकाउंटेंट ने गलती से 3 का रख दिया, तो आप जब चेक करने जाओगे आप इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे कि ये 3 वाला कोड है, तो मतलब इसने गलत किया है और यहाँ पे एरर है। सही है, ये आप इजीली फाइंड कर दोगे। अदर कोडिंग सिस्टम्स है मोर लॉजिकल स्ट्रक्चर मेकिंग कोडिंग एरर्स ईजियर टू आइडेंटिफाई। देखो कोडिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, आप कोडिंग एरर फाइंड कर लोगे। सीक्वेंशियल के अंदर आप कोडिंग एरर नहीं फाइंड कर पा रहे थे, जैसे कि आप देखो न्यूमेरिक कोड है उसके अंदर आप इजीली फाइंड कर दोगे। जैसे कि रावीज़ की क्वालिटी बेकरी है, उसको CHO करना था, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी थी। चॉकलेट चोको चिप, उसको जो है वो बिल के अंदर ये लिखना था, लेकिन उसने क्या लिख दिया, BRWH, मतलब ब्रेड रोल वाइट लिख दिया। तो ये तो इजीली आइडेंटिफाइबल है कि आपने गलती की है। न्यूमेरिक कोड तो आपको इजीली पता चल जाएगा गलती की है, सही है, लेकिन सीक्वेंशियल होता तो आपको गलती का पता ही नहीं चलता। लास्ट है हमारे पास, अब एरर तो हो गया, लेकिन अब उस एरर को करेक्ट कैसे करें। करेक्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। जब आपने एरर किया, पोस्ट अ ट्रांजेक्शन डेट रिवर्स द इनिशियल ट्रांजेक्शन। देखो आपने एरर तो कर दिया, एरर किया आपने, DR कर दिया कैश को, कैश उसने दिया कस्टमर ने आपको, और आपने क्रेडिट कर दिया इन्वेंट्री को जो आपके पास से चली गई, सही है। अब इसकी उल्टी इन्वेंट्री करो, मतलब रिवर्स कर दो, आप DR कर दो इन्वेंट्री को और CR कर दो किसको, कैश को। तो उल्टी इन्वेंट्री करने से क्या होगा आपके पास, जब आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया तो ओरिजिनल इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर, तो इफेक्ट बिल्कुल कैंसिल, एरर हो गया। एरर को कैंसिल करने के लिए पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पोस्ट द ट्रांजेक्शन अगेन यूजिंग द करेक्ट कोड। अब आप ट्रांजेक्शन न्यू बनाओ, नई ट्रांजेक्शन बना के चीज़ लिखो दिस। अब इससे क्या होगा, नई बनाने से जो ऑडिट ट्रायल होगा, ट्रायल बैलेंस या रिकॉर्ड होगा, सो डैट अदर्स कैन व्यू द इनिशियल ट्रांजेक्शन। जब कोई इनिशियल ट्रांजेक्शन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे इससे एरर हुआ था, तभी उसने सेम एंट्री को दोबारा किया है क्लियर करके। तो इससे क्या होगा, आप
फील कॉन्फिडेंट दैट एरर हैज़ बीन रेक्टिफाइड, मतलब एरर को ख़त्म किया गया है, नई एंट्री बना दी गई है। तो या तो नई एंट्री बनाओ या तो उस एंट्री को रिवर्स कर दो। तो ये आपके पास क्लियर हो गई स्टडी हब की रीडिंग। नेक्स्ट हम लास्ट वीडियो है कोडिंग की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे MCQs इसके टोटल।